चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। IFRS 16 लीजेस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था और लास्ट क्लास के अंदर कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। जब हमने देखा था कि लीज बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी एसेट यूज करने का राइट दूसरी पार्टी को दे देती है। ये राइट कुछ कंसीडरेशन के बदले दिया जाता है और ये राइट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। जो ये राइट देता है उसे हम लेसर कहते हैं और जिसे ये राइट दिया जाता है उसे हम लेसी कहते हैं। फिर हमारे स्टैंडर्ड ने लीज की दो क्लासिफिकेशन बताई थी। उसने कहा था कि भाई लीज फाइनेंस लीज भी हो सकती है और ऑपरेटिंग लीज भी हो सकती है। फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं करते। वॉइस वो है शायद। अभी बताइएगा, अभी वॉइस सही है? सर अभी कंफर्म कीजिएगा, अभी भी सही नहीं है। अभी कंफर्म कीजिएगा, अभी वॉइस कुछ बेहतर है? ठीक है जी। शायान साहब जिनका पहले मैसेज था वॉइस सही नहीं है, अभी सही है वॉइस? चलिए दोस्त, ये देखने के लिए कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, हमें ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस पे गौर करना चाहिए रादर देन हम उसकी लीगल फॉर्म देखने पड़े। नए स्टैंडर्ड में लेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि लेसी ने दोनों सिचुएशन में काम एक जैसा ही करना है। लेकिन लेसर को फर्क पड़ता है। तो हमने पहला देखा था, पैरा 61, उसने कहा था कि लेसर शेल क्लासीफाई ईच ऑफ इट्स लीजेस एज फाइनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज। लेसर को चाहिए कि वो अपनी हर लीज को क्लासीफाई करे कि वो लीज फाइनेंस लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। कैसे पता चलेगा कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है? इसके लिए हमारे स्टैंडर्ड में कुछ कंडीशन दी हुई। अगर उनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए तो हमारे पास लीज को फाइनेंस लीज मान लेना चाहिए। और ये भी हो सकता है कंडीशन एक से ज़्यादा पूरी हो जाए। तो आज हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीज से। स्टैंडर्ड में पैरा नंबर 63 निकाल दीजिए। चलिए दोस्त, पैरा 63।
whether a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the owner form of the contract. ये देखने के लिए कि लीज फाइनेंस लीज है या नहीं, हमें ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस पे गौर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसकी लीगल फॉर्म को देखने बैठ जाए। वॉइस फिर बहुत स्लो आ रही है। अच्छा जी, बेटा अभी वेब कैम के माइक के ऊपर करके चेक कर लेते हैं। अभी बता दीजिएगा, अभी वॉइस सही है? ठीक है जनाब। आगे इसी पैरा 63 में मजीद लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन दैट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन वुड नॉर्मली लेड टू अ लीज बीइंग क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस लीज आर। ये कुछ एग्जाम्पल है जो हो सकता है इंडिविजुअली पूरे हो जाए और हो सकता है इन कॉम्बिनेशन इससे ज़्यादा भी पूरे हो जाए। कोई एक बात भी पूरी हो जाए तो लीज को आप फाइनेंस लीज मान लीजिएगा। अब ये पहले 5 कंडीशन दी हुई है, ये कहलाती है प्राइमरी कंडीशन, और फिर 3 और दी हुई है, ये दी हुई है सेकेंडरी कंडीशन। नॉर्मली एग्जाम के सवाल में कोई ना कोई कंडीशन मैच हो जाती है, लिहाजा हम लीज को फाइनेंस लीज मान लेते हैं। अभी मैं ये कंडीशन समझा रहा हूँ, समझ में भी आ जाएगी, लेकिन गारंटी है बाद में आप ये बातें भूल जाओगे। लेकिन इतना याद कर लेना कि सर जब समझा रहे थे कोशिश पूरी कर रहे थे कि इनसे एक बात साबित कर दें कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो लेसी के ऊपर ट्रांसफर हो गया था। कंडीशन नंबर ए, the lease transfer ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term। क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप आप लेसी को ट्रांसफर कर दोगे? अगर हाँ तो समझ जाओ ये फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ना तो फिर ये फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर ये हमारे पास ऑपरेटिंग लीज का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब इसके ऊपर फाइनेंस लीज का कैसे बनेगा? अब बेटा इसके ऊपर फाइनेंस लीज की बात बनाने के लिए पहले चंद बातों को समझना। सवाल जहन में आता है, सर लेसी एक एसेट लीज पे ले रहा है, जब हमारा लीज का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा ओनरशिप किसको हो जाएगी? कॉमन सेंस तो ये कहता है कि अगर लेसी पूरे पैसे भर रहा है तो फिर तो ओनरशिप उसको चली जानी चाहिए। हो सकता है ओनरशिप बाद में आप लेसी को ट्रांसफर करो, और हो सकता है ट्रांसफर ना भी करो। समझिए ऐसा भी होता है। सर देखिए, लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी हो सकता है। हमारे कुछ सवाल ऐसे होते हैं उसमें लिखा होता है लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे देंगे। सम टाइम ऐसा लिखा होता है लीज टर्म खत्म होने के बाद एसेट हम लेसी से रिवर्स वापस ले लेंगे। क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि आप ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर करोगे? मैंने कहा नहीं लिखा हुआ। फिर तो इस पॉइंट पे फाइनेंस लीज नहीं बनेगी। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है हाँ सर ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर इस पॉइंट पे फाइनेंस लीज बन जाएगी। अब कैसे बन जाएगी बेटा, जरा उसको समझने की कोशिश करना। लेसी आया, आगे कह रहा है एक गाड़ी मुझे लीज पे दे दे। मैंने कहा भाई 50 लाख की गाड़ी है, आपको मैं 5 साल इस्तेमाल करने के लिए दे सकता हूँ। फिर मैंने मजीद पूछा कि क्या आपको इस गाड़ी की ओनरशिप भी चाहिए? उसने कहा जी सर, मैं ये चाहता हूँ 5 साल बाद गाड़ी आप मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दें। आप लेसर की सोच देखो, उसके दिमाग में क्या चलेगा। एक गाड़ी खरीदो, पहले 5 साल के लिए लेसी को इस्तेमाल करने के लिए दे दो, और 5 साल के बाद फिर ये गाड़ी इसको इस नाम पे ट्रांसफर भी कर दो। एक ऐसी गाड़ी जो इस्तेमाल भी यही करेगा,
और बाद में यही अपने पास रख लेगा, तो ऐसी चीज का रिस्क मैं अपने ऊपर लेने की बेवकूफी क्यों करूंगा। यानी मकसद क्या है, एक ऐसी गाड़ी जो आपको देने के लिए ही खरीदी जा रही है। मकसद क्या है, पहले आप यूज करो फिर रख लो, मतलब तो गाड़ी आपके लिए ली जा रही है ना। जब इस गाड़ी का कोई फायदा मैंने उठाना ही नहीं है, गाड़ी को मैंने यूज ही नहीं करना, तो मैं इसका रिस्क अपने ऊपर क्यों रखूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप लेसी के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। ना समझ लेसी भी नहीं है, वो क्या बोलेगा, भाई जब एक ओनर के बड़े बड़े रिस्क आप मेरे ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो, तो भी साथ में मुझे क्या दे दो, रिवॉर्ड भी दे दो। ये दो वर्ड हैं आपस में इंसिडेंटल जुड़े हुए, रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखो ये नहीं हो सकता रिस्क आपको दे दूं और सारे फायदे अपने पास रख लूं, ये नहीं हो सकता। रिस्क जो लेगा, रिवॉर्ड भी उसके पास ट्रांसफर होने चाहिए। अगर एक ओनर वाला रिस्क मैं लेसी को दे रहा हूं, तो फिर एक ओनर वाले रिवॉर्ड भी आपको मिलने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप आप लेसी को दे दोगे, तो फिर ये लीज कौन सी लीज बन जाएगी, फाइनेंस वाली लीज बन जाएगी। सेकंड कंडीशन में आओ, जो कंडीशन नंबर 1 की बदली हुई शक्ल है। मैं इधर आ रहा, इसका स्विच शायद ऑफ है, क्या है, लैपटॉप बंद ना हो जाएगी। इसका तार दबाना होगा, इस वाले बोर्ड में लगा। स्विच ऑन कर दिया है। इसमें से निकाल लो, इसमें से निकाल लो, इसको निकालो। हाँ, चलो अब लगाओ, ऑन करो। ऑन है, दो बस सुनो, दिमाग हमारा भी काम नहीं कर रहा है, इसका इसका प्लग तो यही बड़ा हुआ है। वो तो सारे लैपटॉप का है, दो दो लैपटॉप लगे हुए हैं। हाँ, आगे बेटा, थैंक यू। सेकंड कंडीशन बेटा, जो कंडीशन नंबर 1 की बदली हुई शक्ल है, वो क्या है सर, the lessee has the option to purchase the underlying asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option become exercisable for it to be reasonably certain at the inception date the option will be exercised। और इस ऑप्शन को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एक नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं बार्गेन परचेज ऑप्शन। 4-5 सवाल में ये पेपर में आया है। शॉर्ट फॉर्म में ये कहलाता है बीपीओ, बार्गेन परचेज ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या है बेटा, मैंने लेसी से पूछा क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद आपको ओनरशिप चाहिए, उसने कहा जी सर ओनरशिप मुझे चाहिए। मैंने कहा फ्री में तो नहीं मिलेगी, ओनरशिप आपको परचेज करनी पड़ेगी। उसने कहा सर कितने पैसों में। मैंने कहा देखो ये गाड़ी अभी नई आपको खरीद के दे रहा हूँ, ये गाड़ी इस वक्त 50 लाख रुपए की है, 5 साल आप इस्तेमाल करो। मैं समझता हूँ 5 साल के बाद इस गाड़ी की फेयर वैल्यू कम से कम 15 लाख रुपए तो होगी। तो आप एक काम करना, 5 साल बाद जब इस गाड़ी की फेयर वैल्यू 15 लाख रुपए हो, आप मुझे 15 लाख रुपए पे कर देना, मैं ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने कहा ये है परचेज ऑप्शन। फिर मैंने कहा अच्छा ऑप्शन है ना। लेसी ने कहा सर थर्ड क्लास ऑप्शन है। मैंने कहा क्यों। अरे
आज से 5 साल बाद जब इस गाड़ी की फेयर वैल्यू 15 लाख रुपए होगी, और 15 लाख फेयर वैल्यू वाली चीज अगर मैं 15 लाख में खरीदता हूं तो इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? पहले थोड़ा इसको बार्गेन करो, थोड़ा इसको अट्रैक्टिव करो। मैंने कहा ठीक है, इस परचेज ऑप्शन को आपके लिए बार्गेन कर देता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, आज से 5 साल बाद इस गाड़ी की फेयर वैल्यू तकरीबन 15 लाख रुपए होगी। आप उस वक्त की फेयर वैल्यू का एक सब्सटेंशियल लोअर अमाउंट, एक कम अमाउंट आप मुझे पे कर देना, मैं ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। मुझे मतलब कितने पैसे पे कर दूं? मैंने कहा काम करो, आप मुझे 15 के बजाय 5 लाख पे कर देना। आप यार ये बताओ, अगर 15 लाख वाली चीज आपको 5 लाख में ऑफर की जाए, बार्गेनिंग नजर आ रही है? यस सर। मैंने कहा अब सही है। उसने कहा सर ठीक है, अब कुछ बेहतर लग रहा है, आप इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें। मैंने लिख दिया, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस विच इज सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ₹5 लाख। सिर्फ बार्गेन परचेज ऑप्शन देने से लीज फाइनेंस लीज नहीं बनेगी। क्या इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है? ये वर्ड लिखा हुआ है पैराग्राफ में। क्या इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? मैंने कहा सर 15 लाख वाली चीज 5 लाख में ऑफर दी है, कोई नासमझ ही होगा जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करे। अगर 5 साल के बाद इसको ये गाड़ी इस्तेमाल के लिए नहीं भी चाहिए हुई तो 15 लाख वाली चीज 5 लाख में खरीद ले, खरीदने के बाद मार्केट में बेच दे, ठीक है, वहां भी कमा सकता है ये। मैंने कहा मुझे तो लगता है कि ये परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। अगर ऐसा है तो अब ये हमारे लिए फाइनेंस लीज बन गई। तो माजिद, इस पर फाइनेंस लीज कैसे बन जाएगी? ठीक है, समझने की कोशिश करना। 50 लाख की गाड़ी खरीद कर आपको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं, साथ में इस गाड़ी को खरीदने का एक परचेज ऑप्शन भी दे रहा हूं। वो परचेज ऑप्शन इतना अट्रैक्टिव दे रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो ही जाएगा, यानी 5 साल बाद आप गाड़ी को परचेज कर ही लोगे। तो बात तो फिर वही हो गई ना, एक गाड़ी मैं आपको 5 साल इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं, साथ में एक ऑप्शन भी दे रहा हूं कि आप खरीद सकते हैं, और मुझे लगता है ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। इट मीन्स 5 साल के बाद इस गाड़ी ने वापस आना ही नहीं है। एक ऐसी गाड़ी जो इस्तेमाल भी आप ही करोगे और बाद में आप ही उसे अपने पास रख लोगे, तो फिर ऐसी चीज का रिस्क मैं अपने ऊपर लेने की कोशिश क्यों करूंगा? मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि रिस्क ऑफ ओनरशिप मैं लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। तो फिर ये लीज कौन सी लीज बन जाएगी? फाइनेंस लीज बन जाएगी। अब यहां पर एक सवाल जहन में आता है कि सर, वर्ड लिखा हुआ है सब्सटेंशियली लोअर, काफी लोअर होना चाहिए। कितना लोअर हो क्या एग्जाम के सवाल में हमें लगे कि सर ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा? अब इस बारे में क्वेश्चन में और हमारे आईएएस में कोई परसेंटेज तो नहीं दी गई, लेकिन पेपर में जो सवाल आते हैं उसके अंदर कोई ऐसी फिगर डालता है कि हमें ऐसा एहसास होता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा। जैसे एक सवाल आया शुएब लीजिंग, उसमें लिखा हुआ था एक एसिड लीज पे दे रहा हूँ 3 साल के लिए, 3 साल के बाद एसिड की फेयर वैल्यू होगी 3 लाख रुपए, और मैं आपको 1 लाख का ऑप्शन दे रहा हूँ 1 लाख में खरीद लेना। अब आप बताइए, 3 लाख वाली चीज कोई आपको 1 लाख में ऑफर कर रहा है, क्या लगता है ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा? अंकल कहती है हो जाना चाहिए। एक और सवाल आया मिरेकल टेक्सटाइल के नाम से, उसमें यह था कि लीज टर्म खत्म होने के बाद एसिड की वैल्यू तकरीबन फेयर वैल्यू 30 लाख रुपए होगी, और 30 लाख रुपए वाली चीज आपको ऑफर की गई 20 लाख में परचेज कर सकते हो। हाँ सर, एक्सरसाइज होगा नहीं होगा? सर हो जाना चाहिए। अगर मुझे इस्तेमाल ना भी करना हो खरीद के बेच दो, जब भी मुझे 10 लाख का फायदा हो जाएगा। तो सर कोई ऐसी फिगर देता है कि उसको देख के एक जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी कि लीज हमारे पास ये फाइनेंस लीज बनेगी या नहीं बनेगी। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, लीज टर्म खत्म होने के बाद क्या ओनरशिप लेसी के नाम पे ट्रांसफर कर दोगे? अगर हाँ तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये फाइनेंस लीज है। क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है? और क्या लगता है क्या लेसी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा?
अच्छा, एक्सरसाइज करेगा ये फैसला करना कब है? तो कंडीशन में वर्ड लिखा हुआ है, इट इज रीजनेबली सर्टेन एट द इंसेप्शन डेट दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। इंसेप्शन डेट कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की इब्तिदा को। इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है उसे कहता है इंसेप्शन डेट। जब हमारे पास जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था, क्या लग रहा था कि क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा? अगर ऐसा लग रहा था तो फिर आपको ये फैसला बाद में नहीं करना है, सर देखेंगे ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा नहीं करेगा, नहीं। जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था उस वक्त ये डिसीजन लेना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा, ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा। पॉइंट नंबर सी, the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset even if title is not transferred। क्या लीज टर्म एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है, चाहे टाइटल ट्रांसफर ना भी करो? ठीक है, चले समझने की कोशिश करना। आइए 16 से आपको समझाता आ रहा हूं। एसेट की दो लाइफ होती है, एक लाइफ को हम कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ और एक लाइफ को हम कहते हैं यूजफुल लाइफ। दोनों में फर्क होता है। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब ये होता है कि कोई एसेट इन टोटल कितने अरसे तक हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है। फॉर एग्जांपल एक मशीन है 20 साल तक टोटल चल सकती है, वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, इकोनॉमिक बेनिफिट देने की लाइफ। ठीक है, यूजफुल लाइफ ये कैसा है? 20 साल में से हम कितने अरसे अपने इस्तेमाल में रखना चाह रहे हैं वो हमारे लिए यूजफुल लाइफ कहलाती है। जब बात डेप्रिसिएशन की होती है तो वो यूजफुल लाइफ पे निकलता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है क्या, लीज टर्म, लीज का ड्यूरेशन एसिड की इकोनॉमिक लाइफ का एक मेजर पार्ट है। सवाल है मेरा भाई कितना मेजर? ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। एसिड की इकोनॉमिक लाइफ है, मान लो मशीन है 20 साल, मैंने आपको 12 साल के लिए लीज पे दे दी। क्या 12 साल 20 साल का एक मेजर पार्ट है? नो सर, नहीं है। चलो मैंने आपको ये 14 साल के लिए लीज पे दे दी, क्या सर मेजर पार्ट है? सर अभी भी नहीं है। तो सर माजिद कितना हो तो हम उसको मेजर मानेंगे? इस पॉइंट के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट ने एक बेंचमार्क सेट करा है और वो है, हम लोग मेजर पार्ट उस वक्त मानेंगे जब एटलीस्ट 75% का क्राइटेरिया मीट कर जाए, कम अज कम। लीज टर्म एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का कम अज कम 75% होना चाहिए। अगर 20 साल का 75% निकालो वो बनता है 15 साल। आप अगर किसी एसिड की टोटल लाइफ का कम से कम 75% हिस्सा किसी लैसी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, चाहे ओनरशिप ट्रांसफर ना भी करें, तो आप मान लीजिएगा कि ये लीज फाइनेंस लीज है। सर ये 75% क्राइटेरिया या मेजर पार्ट बनने से लीज फाइनेंस लीज कैसे बन जाती है? चलो अब जरा इसको अप्लाई करते हैं। एज्यूम करो आपने नई गाड़ी खरीदी, आज कॉलेज लेकर आए हो। आपके किसी बहुत अच्छे फ्रेंड ने, जो कि आपका फैमिली फ्रेंड भी है मान लो, ऐसे ही बोला, यहाँ जरा गाड़ी की चाबी देना, एक राउंड लेकर आता हूँ। आपने कहा कब तक आ जाओगे? उसने कहा आधे घंटे में आ जाता हूँ। आपने गाड़ी की चाबी दे दी। एग्जाम्पल बदलो, उसने कहा जरा गाड़ी की चाबी देना। आपने कहा कब तक आ जाओगे? आप उसने कहा सर इंशाल्लाह रात को गाड़ी घर पहुंचा दूंगा। आपने चाबी दे दी। बात बदलते, आपसे उसने गाड़ी मांगी, आप गाड़ी की चाबी देते हुए से इतना पूछ रहा हो गाड़ी कब तक वापस ले आओगे? उसने कहा ले आऊंगा 18-20 साल में। मजाक नहीं सही, आप उसको क्या बोलोगे? भाई फिर वापस क्यों ला रहा हो, गाड़ी आप रख ही लो। जब आप किसी एसिड की जिंदगी का एक बेशतर हिस्सा किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हो तो वो उसका मैक्सिमम रिवॉर्ड निकाल लेता है। ठीक है, बात को मजाक में समझो। कोई एजिड पर्सन है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, मान लो घर का ही बुजुर्ग है,
ना घर के काम कर सकता है ज्यादा, ना कमाने में आपकी मदद कर सकता है। वो क्या बोल रहा है, बेटा बैठ के आपके लिए सिर्फ दुआई कर सकता हूँ। चलो ये भी बहुत है, लेकिन इससे बात समझ में आ रही है, वो बुजुर्ग जिंदगी का एक बेशतर हिस्सा हमें बनाने में खर्च कर चुका है। वो अपनी जिंदगी का एक बेशतर रिवॉर्ड हमारे ऊपर लगा चुका है, हम उसको कंज्यूम कर चुके हैं। अब उस बुजुर्ग में कोई बेनिफिट देने की ताकत ज्यादा नहीं बची। इसी तरीके से जब आप कोई एसिड लीज पर देते हो और उसकी टोटल लाइफ का एक बेशतर हिस्सा, कम से कम 75% किसी को इस्तेमाल करने के लिए देते हो, तो कॉन्सेप्ट क्या बना, यार नई गाड़ी दी, 20 साल चल सकती है, मान लो 16 साल तो तुम नहीं चलानी, अगर 16 साल बाद तुम गाड़ी को वापस कर भी दोगे तो गाड़ी किस हालत में होगी इमेजिन करके डर लग रहा है। गाड़ी जैसी कोई चीज होगी, शायद चलती भी होगी, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी जो नई गाड़ी में थी। उसकी जिंदगी का मैक्सिमम रिवॉर्ड तुम कंज्यूम्ड कर चुके हो। जब तुम एसिड की जिंदगी का मैक्सिमम रिवॉर्ड कंज्यूम्ड करोगे, तो इतना ना समझ तो मैं नहीं हूं कि रिस्क अपने ऊपर लेके बैठ जाऊं। तो इस एसिड के रिस्क मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जब रिस्क एंड रिवॉर्ड मेजर वो लेसी के ऊपर चले जाएंगे, तो लीज क्या बन जाएगी, फाइनेंस लीज बन जाएगी। तो पहला कंडीशन क्या था, क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे, इफ यस फाइनेंस लीज। क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो ओनरशिप को परचेज कर सकता है एक लोअर अमाउंट के ऊपर, और क्या इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, इफ यस जब भी फाइनेंस लीज। क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद, सॉरी, क्या लीज टर्म एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का एक मेजर पार्ट है, कम से कम 75%, जब भी फाइनेंस लीज। कंडीशन नंबर डी को अभी रोको, उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू का खेल है। पॉइंट नंबर ई पहले समझ लो, द अंडरलाइंग एसिड इज ऑफ सच a स्पेशलाइज्ड नेचर that only the lessee can use it without major modification। क्या लीज पे दिया जाने वाला एसिड स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि इस लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं करेगा, और अगर करेगा तो पहले इसमें क्या करवाएगा, मेजर मॉडिफिकेशन करवाएगा। वैसे तो बेटा ये वाला पॉइंट हमारे एग्जाम में कोई खास काम का नहीं है। हमारे एग्जाम्पल के अंदर जो सवाल आता है उसके अंदर एसिड की कोई नेचर नहीं बताता, ऐसे बोल देता है एक गाड़ी लीज पे दी, कोई मशीन लीज पे दी, कोई इक्विपमेंट लीज पे दिया, कोई प्लांट लीज पे दिया, इस किस्म की बातें लिखी होती हैं। ये चलो समझने के लिए एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो मैं लेसर हूँ, कुछ लोग मिलने के लिए आए और आगे कह रहे हैं सर हमें अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ नई मशीनें लीज पे चाहिए। मैंने कहा सर नाम बताओ कौन सी मशीनें चाहिए। उन्होंने मशीनों के बारे में बताया। मैंने कहा भाईजान मैं लीज का बिजनेस काफी अरसे से कर रहा हूँ, आज तक हजारों मशीनें लोगों को लीज पे दे चुका हूँ, लेकिन जिस मशीन का नाम आप बता रहा हो ये नाम मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। उन्होंने कहा हाँ सर ये लेटेस्ट मशीन है, अभी जापान में बनी है। मैंने कहा भाई और हैं काफी महंगी, 80 करोड़ रुपए की है। मैंने कहा भाई बात 80 करोड़ की नहीं है, मैं पैसों से नहीं घबरा रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा इतना ज्यादा मुझे उसका इंटरेस्ट या रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी लेटेस्ट मशीनें जिसका पाकिस्तान में लोग अभी नाम भी नहीं जाते, इन मशीनों को मंगवा के तुम करोगे क्या। आपने कहा सर अपनी फिजिबिलिटी बनाइए, ये मशीनें कोई खास किस्म की प्रोडक्ट बनाती है, हम वो प्रोडक्ट बना के पाकिस्तान में बेचेंगे। मैंने कहा भाई बिक जाएगी, अब इंशाल्लाह। मैंने कहा जो रिपोर्ट तुमने बनाई है जरा वो रिपोर्ट मुझे भी दिखा दो। आपने वो रिपोर्ट मुझे दिखाई, मैंने पढ़ी। रिपोर्ट पढ़ के तो वाकई में लगता है कि भाई ये मशीनें जो प्रोडक्ट बनाएगी उसे मार्केट में अच्छा बिकना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर को डर लग रहा है। मैंने ऐसे ही बोला अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी वजह से अगर मान लो जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं हुआ, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल पाई, फेल हो गई, फिर क्या होगा। आपने कहा सर हम और मेहनत करेंगे। मैंने कहा चलो यार चलो मेहनत और कर ली फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या करोगे। आपने कहा और मेहनत करेंगे। मैंने कहा चलो मान लो तुमने बहुत मेहनत कर ली फिर क्या होगा, अगर प्रोडक्ट नहीं चली तो। आपने कहा करना क्या है, फिर ये मशीन हमारे किसी काम की नहीं है, आपको आके सॉरी करेंगे और हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, आपकी मशीनें वापस कर देंगे। मैंने कहा बस अब यही तो प्रॉब्लम है,
अब जरा मेरी जगह बैठ के सोचो, इतनी लेटेस्ट मशीन है जिनका पाकिस्तान में लोग अभी नाम भी नहीं जानते, अगर आपने मुझे वापस कर भी दी इन मशीनों का, मजाक की बात, मैं क्या अचार डालूंगा? किसी और को इसकी जरूरत ही नहीं है, कोई लेगा ही नहीं कोई और, स्क्रैप में बेचनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई बहुत रिस्क है, मैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। आपने कहा सर देख लें कोई तरीका, कोई गुंजाइश निकाल लें जिससे हमारी बात बन जाए। मैंने कहा देखिए नॉर्मली मैं जो कॉन्ट्रैक्ट करता हूं उसके अंदर मेजर रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप मैं लेसी पे डालने की कोशिश करता हूं। लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें सब्सटेंशियल नहीं, ज्यादातर बल्कि सारे रिस्क आपके ऊपर चले जाएं, ताकि मैं अपने आप को सिक्योर कर लूं। और यकीनन जब मैं सारे रिस्क आपके ऊपर डालने की कोशिश करूंगा तो फिर सारे रिवॉर्ड भी आपको ही देने पड़ेंगे। देखिए बात बातें ऐसी हैं, मान लो मैंने उसी को बोला, इन्हीं लोगों को, मैंने कहा देखो यार बात चीजें ऐसी हैं तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारे आने से पहले कुछ और लोग भी आए थे, वो टोयोटा की गाड़ी लीज पे मांग रहे थे, करोला। हमारा एग्रीमेंट 10 मिनट में हो गया। मैं बिल्कुल नहीं घबराया, क्यों? क्योंकि टोयोटा करोला एक कॉमन यूज की गाड़ी है, हाथों हाथ बिक जाती है। अगर ये मेरे पैसे वक्त पे नहीं भी देंगे तो मैं इनसे गाड़ी वापस ले लूंगा और किसी और को लीज पे दे दूंगा, आराम से लोग ले लेंगे। या अगर लीज पे कोई नहीं लेगा, मैं मार्केट में कैश पे बेच दूंगा, हाथों हाथ बिक जाएगी। मुझे अपने पैसे रिकवर करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लेकिन जब कोई स्पेशलाइज नेचर का एसेट होता है तो हम जरा फंस जाते हैं कि अगर किसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और ये एसेट हमें वापस मिल गया, इसका हम करेंगे क्या? तो अपने आप को सेव करने के लिए सारे रिस्क ऑफ ओनरशिप वो लेसी के ऊपर डालने पड़ जाते हैं। चले बेटा अब 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या है? क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे? अगर हाँ तो फिर ये फाइनेंस लीज है। क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद लेसी के पास ऑप्शन है अभी से कि वो ओनरशिप को खरीद सकता है एक लोअर अमाउंट के ऊपर? अगर हाँ, जब भी फाइनेंस लीज है। क्या लीज टर्म एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का एक मेजर पार्ट है? अगर हाँ, जब भी ये फाइनेंस लीज है। क्या लीज पे दिया जाने वाला एसेट स्पेशलाइज नेचर का है कि इस लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो उसमें पहले कुछ मॉडिफिकेशंस करवाएगा? अगर हाँ, जब भी ये फाइनेंस लीज है। अब कुछ कंडीशन अभी और है, जैसे डी है मैंने रोकी है, और नीचे 3 और है मैं भी उनको भी रोक रहा हूँ। वो जो 3 और है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हुई है जो भी आपने सीखी नहीं है। डी को फिलहाल इससे रोको, उसमें प्रेजेंट वैल्यू का खेल है। इस आईएएस में आगे जाकर हमें हर सवाल में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समाजित क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि हम लोग जो लेसी से पेमेंट रिसीव करेंगे वो फ्यूचर में रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट के साथ रिसीव करेंगे। तो वो सारी की सारी फ्यूचर वैल्यूज होती हैं, और फिर हमें फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ता है। प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए नॉर्मली 3 में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कौन है भाई? शयान भाई, अभी तो लीज की बात चल रही है, शायद आपने पहली क्लास ली नहीं। FAR 2 का पूरा कोर्स मेरे पास नहीं है बेटा, कुछ मेरे पास है, कुछ सर अबील के पास है। मैंने पहली क्लास में सिलेबस की एलोकेशन करवा दी थी। कॉस्टिंग का पूरा कोर्स मेरे पास बिल्कुल है। अब बेटा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। जरा सारे फॉर्मूले आपको पहले से आते हैं, जरा रिकॉल करवा दो। लेसी हमें जब पेमेंट करेगा उन्हें हम कहते हैं लीज पेमेंट। तो हमें आगे जाके निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में LP कहते हैं, लीज पेमेंट्स। जब ये प्रेजेंट वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है सर, तो उस वक्त या तो एनविटी बनेगी या एनविटी नहीं बनेगी। एनविटी उस वक्त बनती है जब 2 कंडीशन पूरी हो। नंबर 1, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, एक जैसी पेमेंट हो, एक जैसी।
और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ ईच पेमेंट इज कांस्टेंट। उन पेमेंट के दौरान दरमियान जो भी ड्यूरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर आप कहते हो हर महीने 100 रुपए देने, हर महीने 100 रुपए, आज से 1 महीने बाद 100 रुपए देने, फिर 1 महीने बाद 100 रुपए देने, फिर 1 महीने बाद 100 रुपए देने, तो फिर ये बन जाएगी एन्युटी। अमाउंट भी एक जैसा है, ड्यूरेशन भी एक जैसा है। एन्युटी दो होती है, एक कहलाती है ऑर्डिनरी एन्युटी और एक कहलाती है एन्युटी ड्यू। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के फॉर्मूले अलग अलग हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी उस वक्त बनती है जब पेमेंट इज एंड ऑफ पीरियड, जब पेमेंट पीरियड के एंड में हो। जैसे मैंने कहा 1 महीने बाद 100 रुपए देना, फिर 1 महीने बाद 100 रुपए देना, क्योंकि आप महीने के बाद पैसे दे रहे हो, महीने के एंड में दे रहे हो, तो वो कहलाएगी ऑर्डिनरी एन्युटी। जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए आर मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + i -n/i, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी कभी पैसे एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस का मतलब अभी 100 रुपए दो, फिर 1 महीने एसेट को इस्तेमाल करो, फिर दूसरे महीने के शुरू में 100 रुपए दो, फिर एसेट को 1 महीने इस्तेमाल करो। ठीक है सर, इस तरीके से आपने काम करना है। अब जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालेंगे, एन्युटी ड्यू उस वक्त बनती है जब पेमेंट इज एंड ऑफ पीरियड, जब पेमेंट आपके पास एंड ऑफ पीरियड में हो। अब इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो भाई ऐसे याद रखा भाई कि ऑर्डिनरी का फॉर्मूला क्या है। ऑर्डिनरी का फॉर्मूला है R मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + i - n/i। ये है ऑर्डिनरी का फॉर्मूला। इसके शुरू में अगर एक 1 + i और लगा के मल्टीप्लाई कर दो तो वही फॉर्मूला ऑर्डिनरी में एन्युटी ड्यू में कन्वर्ट हो जाता है। लिखने के और तरीके भी हैं, वो ब्रैकेट बना के -n लेके डबल ब्रैकेट बना के, लेकिन आसान तरीका यही है इसको याद रखने का। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें सिंगल फिगर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। सिंगल फिगर सिर्फ 100 रुपए एक बार, अगर 100 रुपए एक बार है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 100 रुपए की, तो उस पर लगेगा डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल पेमेंट, इस पे लगाना पड़ेगा डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला, और वो होता है R मल्टीप्लाई बाय 1 + i - n। ये हमारा डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला आ गया। इन तीन में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर। चलिए सर, अब यहाँ पर हमें अकाउंटिंग अब समझनी है, डिस्कस करनी है। सर अकाउंटिंग करें क्या? इस आईएएस में दो अकाउंटिंग है, लेसी की अकाउंटिंग अलग है, लेसर की अकाउंटिंग अलग है। लेसर का काम थोड़ा ज्यादा समझने वाला है। क्यों? लीज का बिजनेस लेसर कर रहा है, लेसी नहीं कर रहा। अगर लीज का बिजनेस लेसर कर रहा है तो वो बिजनेस अभी आपको नहीं पता, तो लेसर के अंदर बहुत कुछ नया है सीखने के लिए।
लेसी का काम कंपैरेटिवली आसान है, तो चलो पहले लेसी का काम समझना शुरू करते हैं। लेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो याद दहानी के लिए लिख रहा हूं कि अगर फाइनेंस लीज होगी, जब भी लेसी ने यही वाला काम करना है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग लीज होगी, जब भी लेसी ने यही वाला काम करना है। हम बेटा इसके लिए पैरा नंबर 22 में आ जाओ। पैरा नंबर 22 के ऊपर हेडिंग आ रही है लेसी। ये पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ लेसी के लिए बने हुए, और इसमें फर्दर हेडिंग आ रही है रिकग्निशन। रिकग्निशन का वर्ड आपके लिए नया नहीं है। FAR 1 में भी तकरीबन हर स्टैंडर्ड में रिकग्निशन का वर्ड आता था। रिकग्निशन कहते हैं रिकग्नाइज करने को, रिकॉर्ड करने को। कि जब लेसी कोई एसिड लीज पे लेकर आएगा, वो उसकी रिकग्निशन कैसे करेगा। एट द कमेंसमेंट डेट a lessee shall recognize a right of use asset and a lease liability। सर जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कमेंस होगा, शुरू होगा, लेसी को चाहिए वो एक एंट्री बनाए। भाई क्या एंट्री बनाए? वो राइट ऑफ यूज को रिकॉग्नाइज करे, राइट ऑफ यूज को डेबिट करे, और साथ में क्रेडिट करवाए लीज लाइबिलिटी को। सर ये राइट ऑफ यूज कहां से बीच में आ गया? क्यों? हमारी डेफिनेशन यही तो थी, लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आप एसिड यूज करने का राइट लेसी को कन्वे कर देते हो। लेसी इस मशीन को यूज करने का राइट लेकर आया है, राइट। वो राइट ऑफ यूज को कैपिटलाइज करेगा, और ये राइट उधार पे लेकर आया है, तो वो अपनी लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा। ये लेसी की पहली एंट्री बन गई। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज की नेचर है एसिड, और ये सॉफअप में जाएगा। आगे क्या होगा वो भी अभी देखते हैं। लीज लाइबिलिटी, नाम ही उसका लाइबिलिटी है, वो भी सॉफअप में जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ध्यान में आ रहा है, सर इन दोनों को जब रिकॉर्ड करेंगे किन वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसके लिए अब अगली हेडिंग आ रही है मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट। पहले लिखा हुआ है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, पैरा 23। एट द कमेंसमेंट डेट a lessee shall measure the right of use asset at cost। सर जब भी राइट ऑफ यूज मेजर होगा, नापा जाएगा, वो हमेशा किस वैल्यू पर होगा? कॉस्ट पे होगा। ये इनका पहला मामला। राइट ऑफ यूज जब भी निकालेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। हम देखो फिर वही बात जो हम कई बार मजाक में करते थे, कॉस्ट को निकालना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। कौन कॉस्ट में आता है, कौन कॉस्ट में नहीं आता, इसका पैराग्राफ अलग है। वो बना हुआ है पैरा 24। लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट शेल कंप्राइज, यानी कि एक लिस्ट बनी हुई है कि किसको शामिल करना है किसको नहीं करना। वो लिस्ट अभी रोक दो, उसमें फिर कुछ नए वर्ड आ रहे हैं जो भी आपको नहीं पता। लेकिन बहरहाल फिलहाल इतना याद रखो, राइट ऑफ यूज जब भी कैपिटलाइज होगा, जब भी रिकॉग्नाइज होगा, हमेशा अपनी कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होगा। ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं कॉस्ट गिवन होती है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ पे कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक दो क्लास के बाद देख लेंगे कि कॉस्ट के अंदर कैसे मामला चलते हैं। सर लीज लाइबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करूं?
लीज लाइबिलिटी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ये पैरा 26 में दिया हुआ है। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी एट द कमेंसमेंट डेट, a lessee shall measure the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at that date। सर लीज लाइबिलिटी जब भी रिकॉग्नाइज्ड होगी, ये हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे रिकॉग्नाइज्ड होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, लेसी ने हमें जितनी भी पेमेंट देनी है, अच्छा तो लेसी की बात कर रहे हैं, लेसी ने जितनी भी पेमेंट देनी है उसकी वो प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा। मान लो इंटरेस्ट के साथ मैंने आपको 120 रुपए देने हैं, आप 120 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसमें से इंटरेस्ट हटाओ, मान लो वो आई 100 रुपए, तो लीज लाइबिलिटी 100 रुपए पे रिकॉर्ड होगी। फिर आपने कहा समाजित देने तो 120 रुपए हैं, तो 20 रुपए आप हटा क्यों रहे हो? बेटा वो 20 रुपए तो फ्यूचर का इंटरेस्ट है ना, जो इंटरेस्ट अब मुझ पे लगना शुरू होगा। एक ऐसा इंटरेस्ट जो अभी मुझ पे लगा ही नहीं है, लगना अब शुरू होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, मैं उसे अभी से लाइबिलिटी में कैसे शामिल कर लूं? तो लीज लाइबिलिटी हमेशा पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। अब अगला मसला, सर ये प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी कैसे? उसके लिए कोई डिस्काउंट रेट का मसला है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अब इसके आगे समझो। सर जब भी हम एसेट लीज पे लाएंगे, पहली एंट्री तो ये बना देंगे राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लेकिन इसके बाद ये राइट ऑफ यूज बैलेंस शीट में चला जाएगा, लीज लायबिलिटी बैलेंस शीट में चली जाएगी। बाद में इनके साथ क्या करें, इनको खत्म कैसे करें? खत्म करने के लिए अब आप आ जाओ सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर। बाद में कैसे नापोगे लाइबिलिटी कितनी रह गई, बाद में कैसे मेजर करोगे एसेट अब कितने का रह गया? तो इसके लिए पैरा 29 पे हेडिंग आ रही है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। लिखा हुआ है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट आफ्टर द कमेंसमेंट डेट, अ लेसी शैल मेजर द राइट ऑफ यूज एसेट अप्लाइंग अ कॉस्ट मॉडल। सर लेसी को चाहिए कि वो राइट ऑफ यूज को कॉस्ट मॉडल के हिसाब से लेके चले। मैंने कहा है क्या भाई ये कॉस्ट मॉडल? तो पैरा 30 में लिखा हुआ है टू अप्लाई अ कॉस्ट मॉडल लेसी शेल मेजर द राइट ऑफ यूज एट कॉस्ट लेस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ एनी रीअसेसमेंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी। ठीक है सर, रीअसेसमेंट रीमेजरमेंट या जिसको मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, मना किया हुआ एग्जामिनर ने। बस एक बात समझ में आ रही है कि आपने बाद में इस राइट ऑफ यूज को क्या करवाना है, डेप्रीशिएट भी करवाना है, और अगर जरूरत पड़े तो इसको इम्पेयर्ड भी करवा सकते हैं। जब डेप्रीशिएट करेंगे तो एंट्री बना देंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब इससे होगा क्या बेटा, राइट ऑफ यूज थोड़ा थोड़ा डेप्रीशिएट होगा, और जैसे जैसे ये डेप्रीशिएट होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बैलेंस शीट में गिरती जाएगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा पूरा राइट ऑफ यूज डेप्रीशिएट हो चुका होगा, ये राइट बैलेंस शीट में बचेगा ही नहीं, क्योंकि यूज करने का राइट खत्म हो चुका होगा। सर राइट ऑफ यूज तो चलो डेप्रीशिएट कर करके हटा देंगे, ये लीज लाइबिलिटी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, इसका क्या करें? लीज लाइबिलिटी का क्या करना है, ये बात पैरा 36 में लिखी हुई है। 36 में लिखा हुआ है after the commencement date, a lessee shall measure the lease liability by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability, reduce the carrying amount to reflect the lease payment made, and remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment। वो सिलेबस में नहीं है सर जी। आगे जाकर जब मैं लेसर को पेमेंट करूंगा तो पेमेंट मैंने इंटरेस्ट के साथ करनी है। इंटरेस्ट का मॉडर्न नाम है फाइनेंस चार्ज। जब मैं फाइनेंस चार्ज को रिकॉर्ड करूंगा तो ए पॉइंट में लिखा हुआ है मैं अपनी लीज लाइबिलिटी को बढ़ाऊंगा।
आगे जाकर मैं एक एंट्री बनाऊंगा, फाइनेंस चार्ज डेबिट। ना सिर्फ फाइनेंस चार्ज को डेबिट करूंगा, बल्कि ये पैसे मुझे देने भी पड़ेंगे, तो मैं अपनी लीज लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लूंगा। ये लिखा हुआ है ए पॉइंट में, लीज लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लो फाइनेंस चार्ज की वजह से। और बी पॉइंट में लिखा हुआ है लीज लाइबिलिटी को डिक्रीज कर लो पेमेंट की वजह से। अब मैं आपको पैसे भी दूंगा, जब पैसे दूंगा मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लीज लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो इससे होगा क्या भाई, आगे जाकर जैसे जैसे मैं पेमेंट करता जाऊंगा मेरी लाइबिलिटी पे होती जाएगी, और जैसे जैसे ये लाइबिलिटी पे होकर कम होती जाएगी, एक वक्त आएगा जब मैं फाइनल पेमेंट कर दूंगा तो मेरी लीज लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी। राइट ऑफ यूज डेप्रीशिएट हो होकर बैलेंस शीट से हट जाएगा, लाइबिलिटी पे हो होकर बैलेंस शीट से हट जाएगी। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, हमारा दोनों चीजें बैलेंस शीट से हटकर सौसी में चली जाएंगी। यहां मैंने वर्ड लिखा है बैंक। एंट्री बनाते वक्त कभी भी कैश का वर्ड इस्तेमाल मत करना। क्यों सर माजिद? टैक्स आप सबने पढ़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा हुआ है, उसमें एक चीज पढ़ी होगी, लीज पेमेंट्स आर अलाउबल एक्सपेंस इफ पेड थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। अगर कोई बिजनेस लीज की पेमेंट चेक के जरिए करे तो टैक्स डिपार्टमेंट इस एक्सपेंस को अलाउ कर देगा। अगर कैश के जरिए करोगे तो फिर ये एक्सपेंस अलाउ नहीं हो पाएगा। तो हमेशा यहां पर बैंक का वर्ड इस्तेमाल करना है। अब पता है कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, जो एसेट लीज पे लेकर आएगा और अपना सॉसी बनाएगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके दो एक्सपेंस निकलेंगे। एक एक्सपेंस उसका निकलेगा फाइनेंस चार्ज, और दूसरा एक्सपेंस उसका निकलेगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये दो एक्सपेंस निकलेंगे, एक फाइनेंस चार्ज और दूसरा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। यानी अगर मैं लेसी हूं और कोई एसेट लीज पे लेकर आ रहा हूं, तो मैं उसे फाइनली एक्सपेंस आउट करूंगा, कुछ डेप्रीसिएशन के नाम से एक्सपेंस आउट करूंगा और कुछ फाइनेंस चार्ज के नाम से एक्सपेंस आउट करूंगा। अब मैंने यहाँ पे फिगर्स की जगह पे जगह जगह क्रॉस डालता हुआ चला, लेकिन ये सारी फिगर क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब यहीं पर एक बार ऐसे ही बता रहा हूं, आगे और डिटेल में बता दूंगा। जब ये दोनों एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा, तो टैक्स डिपार्टमेंट हंसकर इन दोनों के आगे एक अच्छा सा वर्ड लिख देगा, डिस अलाउड। टैक्स डिपार्टमेंट इनके आगे लिख देगा डिस अलाउड। तो बोलेगा ये दोनों कौन है? मैंने कहा था एसेट लीज पे लिया है, उसका इंटरेस्ट है प्लस उसका डेप्रिसिएशन है। हमने कहा कौन कहता है? हमने कहा आईएफआरएस कहता है। कह रहे डिस अलाउ, हम तो उसको नहीं मानते। लेकिन इसकी जगह पे वो एक और चीज हमें अलाउ कर देगा, वो कहेगा जितनी लीज पेमेंट्स आप कर रहे हो इसको मैं अलाउ कर दूंगा। ये अलाउड है। लीज पेमेंट आर अलाउबल एक्सपेंस, जितनी पेमेंट आप करोगे वो उसको अलाउ करेगा। तो फिर यहीं से थोड़ा बहुत झगड़ा आ जाएगा, कुछ चीजें वो डिस अलाउ कर देगा, कुछ चीजें वो अलाउ कर देगा। और पता है यहां से एक एडजस्टमेंट निकलेगी। अब मैं आपके एक और चैप्टर का माहौल बना रहा हूं, वो है डेफर्ड टैक्स, IS 12। हम लोग FAR 1 में रीवैल्यूएशन के सवाल करते थे। काफी सवाल आपने ऐसे देखे, ब्रैकेट में लिखा होता था एंट्री बनाओ इग्नोर डेफर्ड टैक्स। टैक्स डिपार्टमेंट रीवैल्यूएशन को भी नहीं मानता। अब तो पूरा टैक्स पढ़ लिया ना, उनका तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का अपना तरीका है। इसी तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट लीज को भी नहीं मानता। वो बोलता है फाइनेंस चार्ज मैं नहीं मानता, डेप्रिसिएशन लीज का मैं नहीं मानता, लेकिन जितनी पेमेंट तुम करोगे मैं उनको मानता हूं। तो यहां से डेफर्ड टैक्स का मसला उठेगा।
ये वो मसला अभी नहीं उठेगा, जब IAS 12 पढ़ेगी उसमें उठेगा। चले बेटा, अब ये सारी बातें हमने एक जगह पे जमा कर ली हैं। अब हमें सारी चीज़ों को फिगर की मदद से कैलकुलेट करना सीखना है। तो अब अगली क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना। इनमें सारी बातों की फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं इंशाल्लाह वो आपको सिखाता हूँ। तो जैसे कि आपने सी वाले पॉइंट में बताया कि ओनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं भी करते लेकिन 75% कॉमन लाइफ को यूज कर जो फाइनेंसिस बन लेकिन अगर ये तो अगर ये तो कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा होगा ना। मतलब सिर्फ ये लिखा होगा कि 20 साल के लिए 20 साल का मतलब ये एसेट है इकोनॉमिक नहीं, ये भी नहीं लिखा ये होगा। नहीं लिखा होगा। तो ये लिखा होगा कि मैं एसिड आपको 5 साल इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ। अब आप अपना अंदाजा लगाओ इसकी, इस किस्म के एसिड की इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, और फिर 5 साल के उस इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है या नहीं। तो सर अगर ये लिखा हो कि ये ऑनरशिप मतलब लेसर के कि मैं ये 5 साल इस्तेमाल गाड़ी इस्तेमाल के लिए दूंगा वापस ले लूंगा 5 साल बाद। तो सर बेशक उसने मेजर लाइफ भी इस्तेमाल कर ली लेकिन ये फाइनेंस पे नहीं बनेगी। बन जाएगी ना। मतलब लेसर कह रहा है कि मैं ले लूंगा हाँ, वापस बात बन जाएगी। तब भी बन बन जाएगी। जाएगी क्योंकि आप वापस उस चीज को कर रहे हो जिसके मेजर रिवॉर्ड आप निकाल चुके हो। जब मेजर रिवॉर्ड आपने निकाल लिए तो मैं तो बोलूंगा मेरे किसी काम का नहीं है। तब भी फाइनेंस। जब भी फाइनेंस नहीं। तो सर उसी तरह ई में भी अगर मॉडिफिकेशन करवाएगा वो कौन? लेसी नहीं, कोई और। लेसर सॉरी लेसन नहीं। नहीं कोई और करवाएगा लेसी के बगैर कोई और बंदा ले तो वो बड़ी बड़ी करवाएगा वो मॉडिफिकेशन। क्या बोलेगा, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा दे दो। मेरे तो किसी काम का नहीं है फिर वो। तो तब भी मतलब लेसी के अगर लिए स्पेशलाइज्ड है तो और फिर फाइनेंस कोई और अगर लेगा तो पहले मॉडिफिकेशन करवाएगा जब भी फाइनेंस।